तो ध्यान से देखो, यहां पे हम जो सीखेंगे सबसे पहला काम वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ये नंबर सिस्टम क्या होता है भैया? नंबर सिस्टम एक्चुअली में होता है कि द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ठीक है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 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 नंबर्स। नंबर्स को एक्चुअली में किस किस ऑर्डर में डिफरेंशिएट किया जाता है, क्योंकि कई तरीके का नंबर्स यहां पे होता है। जैसे तुम कहोगे भैया -7 भी एक नंबर है, -7/11 भी एक नंबर है ना, 7 भी एक नंबर है, 11 भी एक नंबर है, 12 भी एक नंबर है, -12 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, ई भी एक नंबर है ना, और भी तरह तरह के नंबर्स वहां पे होते। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक नंबर का एक अलग अलग अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना अपना खासियत होता है, अपना अपना क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इन सब नंबर को तुम एक कैटेगरी में सेम क्लासिफिकेशन में नहीं रख सकते। ठीक है, इन सब नंबर्स को तुम सेम क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पाई और ई एक अलग कैटेगरी में आएगा, है ना, -12 -7 ये अलग कैटेगरी में आएगा, 7 11 12 ये एक अलग कैटेगरी में आएगा, है ना। तो हर एक प्रकार के नंबर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, उसके सिस्टम के बारे में स्टडी करने को कहते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला जो तुम्हारा आता है उसको कहते हैं कि नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है भैया? नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर्स बोले तो क्या बोले? काउंटिंग नंबर्स मीनिंग होता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है तुम्हारा 1 से और एंड होता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना दूर जाते रहो कभी खत्म नहीं होगा, तो इनफाइनाइट तक ये चलता है, तो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें देखो 1 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। क्या 5 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या -7 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रखना भाई। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। भैया इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, बाद में सीखेंगे, पहले अभी नेचुरल नंबर पे ध्यान दो। नेचुरल नंबर के सेट में मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर तुम्हें कहीं पे दिख रहा है कि नेगेटिव नंबर आ रहे? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऐसा दिख रहा है कि भैया पॉजिटिव नंबर से आ रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चल रहे। किधर तक चल रहे हमें पता नहीं, इनफाइनाइट तक, जिधर तक तुम सोच भी नहीं पाओगे उधर तक ये चीज पहुंच जाएगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर है 1/2? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता, ध्यान रखे भाई। ठीक है, तो क्या भैया हम इसको कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर है 0.33? तो बिल्कुल ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक डेसिमल है, ये नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं होगा। तो भैया क्या हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 1 4 9 7 2 8 3 0 1 क्या ये एक नेचुरल नंबर है? तो 100% ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखे भाई। और क्या भैया अगर इसके आगे अगर पॉइंट लगा देते 1 1 4 9 7 2 8 3 0 1 इधर अगर पॉइंट लगा देते, डेसिमल लगा देते, फिर लिखते 3 3, तो क्या ये एक नेचुरल नंबर होता? तो बिल्कुल नहीं होता। आई होप तुम्हें आइडिया लग चुका होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑब्वियसली और एंडिंग अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरीके का नंबर सिस्टम को कहा जाता है नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट है कि भैया होल नंबर। ठीक है, अब भैया होल नंबर क्या होता है? होल नंबर एक्चुअली में कुछ नहीं होता, बस नेचुरल नंबर का एक छोटा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। वो क्या है? इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर एक्चुअली में नेचुरल नंबर ही है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ध्यान रखे भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मतलब कि होल नंबर का सेट कुछ ऐसे आएगा 0 1 2 3 4 5 किधर तक भैया? इनफाइनाइट तक। कभी हम उधर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, होल नंबर और कुछ नहीं होता, नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन जो 0 से स्टार्ट हो, ध्यान रखे, जो 0 से स्टार्ट हो उसको होल नंबर कहते हैं। रिमूव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब भैया नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट जो आता है उसको कहते हैं कि इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो इंटीजर एक्चुअली में क्या होता है? इंटीजर एक्चुअली में होता है कि होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। अब ये कैसा सिस्टम है? होल नंबर मतलब तो भैया हम समझ गए कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे इनफाइनाइट तक ये जाएगा, कोई लिमिट नहीं है ना, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। तो नेगेटिव नंबर क्या है? मतलब कि 0 के
मतलब कि जीरो के पीछे वाला नंबर, मतलब जीरो से भी नीचे कौन कौन सा नंबर आता है, जीरो से भी छोटा कौन कौन सा नंबर आता है, तो वो आता है -1, है ना, -2, -3, समझ लो पैटर्न, -4, तो कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको कहते हैं कि इंटीजर। ठीक है, समझ में आया। और इंटीजर को बेसिकली हम z से या i से डिनोट करते हैं, तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है यहां पे। तो इतना काम हो गया, अब नेक्स्ट बातें करते हैं। अभी तक जो चल रहा था वो बहुत ही ज्यादा बेसिक था, वो एक बच्चे से बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर से थोड़ा अपना ब्रेन का यूज करना और सोचना शुरू कर देना मेरे साथ साथ, ठीक है, क्योंकि इधर से थोड़ा चीजें कंसेप्चुअल है तो आसान सी चीज, भाई नाम ही है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, तो आसान तो होगा ही, लेकिन चीजें थोड़ा कंसेप्चुअल है। अगर सोचने की ट्राई करो तो दिमाग में चमकेगा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सीखेंगे हम उसको कहेंगे कि भाई रैशनल नंबर। ठीक है, ध्यान दो, रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर एक्चुअली में ऐसा काइंड ऑफ नंबर है जो कि पी वाई क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। तुम्हें भी पता है किसी नंबर को अगर किसी से डिवाइड कर दे तो उस तरीके से अगर लिखा जाए तो उसको कहते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन हम बाद में सीखेंगे, फ्रैक्शन डेसिमल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन सब सीखेंगे। लेकिन अभी बेसिक यू समझ लो कि ऐसे अगर किसी नंबर को डिनोट किया जाए, है ना, पी वाई क्यू फॉर्म में या ए बाई बी फॉर्म में या तुम्हारा नाम और तुम्हारे पापा के नाम वाले फॉर्म में, है ना, क्योंकि ए बी पी क्यू तुम्हारा नाम तुम्हारे पापा के नाम, ये सब कुछ वेरिएबल्स है, उसके बारे में जब अलजेब्रा सीखेंगे तब जाकर उन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहां पे ध्यान दो, पी वाई क्यू फॉर्म में अगर किसी नंबर को डिनोट किया जाए तो उसको रैशनल नंबर हम कहेंगे। ठीक है, और साथ में ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो यहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है धीरे धीरे समझते हैं। भैया पी वाई क्यू फॉर्म में क्या आप इसको रैशनल नंबर कह रहे हो? 2/3 क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या भैया यहाँ पे 5/5 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। लेकिन भैया ये तो कट के 1 आ जाएगा, 5/5 कट देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 भी क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। लेकिन भैया ये तो पी वाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। अरे क्यों नहीं लिख पाएंगे भाई, थोड़ा आंखें खोलो। यहाँ पे किसी चीज को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर वही आ जाता है ना। तो यहाँ पे किसी सिंगल डिजिट के नीचे अगर 1 लिख दो तो पी वाई क्यू फॉर्म में उसको डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये जो बात है। अच्छा भैया तो आप तो इस तरीके से कह रहे हो फिर 8 भी रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे है भैया? 1 कर दो नीचे, है ना, तो पी वाई क्यू ये पी रहा और ये क्यू हुआ, है ना, पी वाई क्यू फॉर्म में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा भैया ये तो बढ़िया स्कीम है, मतलब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर फिर से आ जाएगा, क्योंकि 8 को भी अगर 1 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर 8 ही ना आएगा भाई। ठीक है, तो मतलब 8 भी एक रैशनल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? -8/13 ये भी एक रैशनल नंबर है, 100% है, क्योंकि यहाँ पे -8 यहाँ पे p है और 13 यहाँ पे q है ना। नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन को नेगेटिव में भी लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे। ठीक है, तो क्या भैया यहाँ पे 0/7 एक रैशनल नंबर है? 100% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहां पे सोचो किसी जीरो को अगर किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो उसका आंसर हमेशा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर उसका आंसर 0 आया, उसका आंसर अगर 0 आया तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0/1 फिर से लिख सकते। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर आ जाता है। तो अगेन करके देखो, 0 को अगर 1 से डिवाइड करो तो अगेन 0 ही आ जाता है ना, मजेदार चीज। तो ये जो चीज है पी वाई क्यू फॉर्म में डिफाइन होना चाहिए, और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, तो भैया अब दिमाग चमका। अब कुछ ऐसा ट्रिक लगाते हैं। कैसा ट्रिक? यहां पे काम करते हैं ना, क्या भैया ये एक फ्रैक्शन है 7/0, फ्रैक्शन सॉरी, क्या भैया ये एक रैशनल नंबर है 7/0? क्या भैया ये एक रैशनल नंबर है? तो कंडीशन क्या था कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे q 0 हो गया तो ये बिल्कुल भी एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि किसी नंबर को तुम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। देखो 0 के साथ अगर 7 डिवाइड करोगे तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 के साथ अगर 1 डिवाइड करोगे तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 7 के साथ अगर 0 करोगे डिवाइड तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, ध्यान देना। विश्वास ना हो तो अभी के अभी कैलकुलेटर खोलो अपने मोबाइल फोन का और किसी 7 को 0 से डिवाइड करके देखो, तो वहां पे लिखेगा कांट डिवाइड बाय 0, यहां पे ऐसा लिख देगा।
तो इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है? तो थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा के सोचे, यहां पे मैं तुमसे कहता हूं, यहां पे फ्रैक्शन मतलब क्या है? डिवाइड करना, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देना, तोड़ देना, है ना? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास 0 चॉकलेट है, तुम्हारे पास 0 चॉकलेट है और 7 दोस्तों में वो डिवाइड करना है, तुम कैसे करोगे? अगर 0 चॉकलेट है मेरे पास और 7 अलग अलग दोस्तों में मैं उसको डिवाइड करूंगा, तो एक एक दोस्त को कितना चॉकलेट मिलेगा? तो एक्चुअली में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, है ना? 0 ही मिलेगा, सन्नाटा मिलेगा पूरा, क्योंकि मेरे पास तो चॉकलेट था ही नहीं। अगर चॉकलेट था ही नहीं तो मैं 7 दोस्तों को क्या दूंगा वहां पे जाके? तो किसी को कुछ नहीं दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कुछ नहीं दूंगा आंसर है, तो क्या मतलब आंसर क्या है? 0 है आंसर, ठीक है। लेकिन अब उल्टा सोचो, अब तुम्हारे पास 7 चॉकलेट है, ठीक है, अब तुम्हारे पास 7 चॉकलेट है, लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए तुम्हारे पास कोई दोस्त ही नहीं है ना? तो तुम किसको जाके ये 7 चॉकलेट डिवाइड करोगे? तुम कर ही नहीं पाओगे, वो 7 चॉकलेट तुम्हारे पास ही रह जाएगा, वो 7 चॉकलेट तुम्हारे पास ही ऐसे का ऐसा रह जाएगा। फिर भी भैया लॉजिक उतना चमका नहीं, तो कोई बात नहीं, तुम अभी के लिए समझ लो कि Q शुड नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना ही होना चाहिए, तब जाके रैशनल नंबर डिफाइन होगा। इस रैशनल नंबर को पूरा डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा डिटेल में, क्योंकि इधर से बहुत सी चीजें तुम्हारे 11 12 में कनेक्टेड है। यहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी रैशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि ऐसा जो एक टाइम पे जाके खत्म हो जाए, या तो 0.5 है ना, 0.25, 0.1, 0.1000, भैया ये तो खत्म नहीं हो रहा। देखो डेसिमल के राइट साइड पे जीरोस को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, तो ये एक्चुअली 0.1 ही है और कुछ नहीं है, तो इस तरीके से होता है। तो ये सब कुछ टर्मिनेटिंग है, मतलब एक टाइम पे जाके खत्म हो जाऊंगा, है ना, मैं पूरा मतलब ऐसे चलता नहीं रहूंगा, एक टाइम पे जाके मुझे खत्म हो ही जाना है, एक पैटर्न होगा मेरा, लेकिन उसके बाद मैं खत्म हो ही जाऊंगा, कोई बचा नहीं सकता। तो इन सबको कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी रैशनल नंबर के अंदर ही आता है, ठीक है। एक और क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल। अब इसका क्या सीन है भैया? हम समझ गए, इसका उल्टा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रिकरिंग डेसिमल क्या है? कभी खत्म ही नहीं होता, है ना, यहाँ पे शुरू होगा 0.33333, कब तक चलेगा पता नहीं चलता, है ना, कोई मतलब इस चीज का भरोसा नहीं है। तो ये दोनों ही चीज, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा वो भी रैशनल नंबर है, जो रिकरिंग डेसिमल जो मतलब चलता ही रहेगा वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे कि रिकरिंग डेसिमल भी कैसे रैशनल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग भी कैसे हो गया, सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करेंगे, तुम बस बने रहो लेक्चर पे। अच्छा भैया सवाल बस अभी यही है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये खत्म क्यों हो जाता है? आखिर क्यों ये खत्म हो जाता है? लाइक एक पॉइंट पे जाके ये एंड क्यों होता है? ये इसकी तरह रिपीट क्यों नहीं करता, है ना? क्वेश्चन अच्छा है तो जवाब यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम नोटिस करना कि अगर मैं 1/2 लिखूं तो ये 0.5 आएगा, ठीक है, कैलकुलेटर लगा लेना, बाद में ये डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना, वो आगे जाके सिखा देंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे है नहीं। 3/4 लिखूं तो ये 0.75 आ रहा है, ठीक है, नोटिस करना भाई, ये सब टर्मिनेटिंग है, मतलब कि खत्म हो जा रहा है, इसके बाद और जा नहीं रहा, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अरे यहाँ पे करके देखो ना, 3/4 मतलब क्या है ना, 3/4 मतलब यहाँ पे 3 को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट फिर से 0 आएगा, एंड 4 7 जा 28, है ना, 2 आएगा, यहाँ पे पॉइंट से 0 आएगा, 4 5 जा 20, तो 0.75 होगा, ठीक है आंसर। तो ये टर्मिनेटिंग है, इसके बाद और रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे 20 कैंसिल हो गया और फिर खेल खत्म है और रिपीट नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग वाले कैटेगरी में आ गया। 1/8 है, 1/8 को भी ऐसे जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा कुछ 0.125, इधर तक ये खत्म हो गया और रिपीट नहीं हो रहा। क्या तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है? क्या तुम कुछ पैटर्न समझ पा रहे हो? नहीं भैया नहीं समझ पा रहे, अच्छे से समझाओ। तो अच्छे से समझाते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं कि डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर हैज नहीं, हैज ओनली प्राइम फैक्टर 2 और 5 आर ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ठीक है, ध्यान रखे भाई। अब इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहा है 1/2 के अंदर डिनोमिनेटर में 2 है? क्या तुम्हें यह चीज दिखाई दे रहा है? तो भैया 1/8 के अंदर कहां पे 2 है ना,
ये भी तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, इसके अंदर कहां पे 2 है, यहाँ पे तो 8 है। अरे भाई साहब, क्या इस 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में? क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3? तो क्या इसमें तुम्हें 2 मिल रहा है? हाँ भैया, अब तो जाके मिल रहा है ना? तो भैया ऐसे आप कैसे कह रहे हो फिर? ऐसे तो हम कह देंगे कि भैया 1/3 भी यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना? अगर 1/3 को निकालो तो कैसा आएगा? 0.0, फिर यहाँ पे 3 बिठाओगे तो 9 आएगा, फिर -1, फिर से 0, फिर ये रिपीटेटिव चलता ही रहेगा, है ना? तो भैया ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो 3 डिनोमिनेटर पे है, इसको तुम 2 या 5 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। तो ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाते हो भाई? तो जितना कंसेप्ट में बता रहे उतना समझो ना। डिनोमिनेटर में जिसका प्राइम फैक्टर या तो 2 है नहीं तो 5 है, ओनली, ध्यान रखे भाई, ओनली हैज ओनली प्राइम फैक्टर 2 और 5 आर ऑलवेज टर्मिनेटिंग। ये बात ध्यान देना, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में ऐसे करके 2 और या तो 2 की फॉर्म में नहीं तो 5 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करना। अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन मिल जाए तो वो चीज हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। अब भैया सवाल ये है कि आखिर में 2 और 5 ही क्यों? वाई 2 एंड 5? वाई 2 और 5? ऐसा इस चमत्कार जादुई चीज इसमें क्यों है? 2 और 5 ही क्यों? इसका सिंपल रीजन ये है कि हमारा जो डेसिमल सिस्टम चलता है वो 10 के बेसिस पे चलता है। 10 के बेसिस पे? 10 के बेसिस पे मतलब 10 को तुम किस तरीके से तोड़ सकते हो, है ना? परफेक्ट फॉर्म में 2 into 5 भी कर सकते हो, है ना? नहीं भाई, एक और कर सकते हो, 10 into 1। 10 into 1 इस केस में एक्सप्लेनेशन देने के लिए ज्यादा जस्टिफाइड नहीं होता। 10 into 1 एक्सप्लेनेशन देने के लिए क्यों जस्टिफाइड नहीं होता? अरे ये तो कॉमन सेंस हो गया ना भाई। अब 10 से अगर कोई नंबर सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, मान लो अगर 55 है, ठीक है, और उसके डिनोमिनेटर में 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टर्मिनेटिंग आएगा भाई, 5.5 आ जाएगा। और अगर 67 है, उसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये भी टर्मिनेटिंग आ जाएगा, है ना? 67 ही आएगा। मतलब थम गया यहाँ पे। 10 into 1 क्या है? कॉमन सेंस है, वो तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। लेकिन 2 into 5 का सीन क्या है? अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर लगे, है ना, कि डिनोमिनेटर में 8 दिया है या कुछ ऐसा दिया है, मान लो कि डिनोमिनेटर में ऐसे दे दिया, यहाँ पे नंबर मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया कि 243 डिवाइडेड बाई 32, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको 2 की फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं, है ना? 2 की पावर 5 आएगा, 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 2 की पावर 5 मतलब 2 5 बार गुना करो, ठीक है? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, ठीक है? तो ये इसको अगर 243 को अगर 32 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल पे आएगा वो चीज, लेकिन एक जगह पे आके थम जाएगा, रिपीट नहीं होगा। ये ध्यान रखना भाई। ऐसे ही सिमिलर, या तो 2 की फॉर्म में उसको डिफाइन करो नहीं तो 5 की फॉर्म में उसको डिफाइन करो, क्योंकि हमारे डेसिमल सिस्टम को 10 की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, ठीक है? डेसिमल सिस्टम इज बेस्ड ऑन 10। अब इसका मीनिंग क्या है? डेसिमल में ऐसा होता है, अगर मैं मान लो कोई नंबर ले लेता हूं यहाँ पे 0.46, ठीक है, ये तो एक डेसिमल है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे कुछ सीन यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं इस पॉइंट को राइट साइड मूव ऑन करूं, ठीक है, पॉइंट को राइट साइड लेके जाऊं, ठीक है, 1 डिजिट तक राइट साइड यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है फिर इंटू 10 करना पड़ता है, तो ये कुछ बन जाता है 4.6। समझ में आया? और अगर इसी पॉइंट को मैं क्या करूं, लेफ्ट साइड लेके जाओ, ठीक है, मतलब ये इस बार पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूं और यहाँ पे बिठाऊंगा पॉइंट को, ठीक है, 0 के आगे बिठाऊंगा, तो यहां पे क्या करना होता है, इसको डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है ये चीज, ठीक है? मतलब किसी भी डेसिमल में पॉइंट को अगर मैं राइट में लेके जाऊं 1 डिजिट तक तो वो इंटू 10 होता है, 2 डिजिट तक लेके जाऊं तो इंटू 100 होता है, 3 डिजिट तक लेके जाऊं तो इंटू 1000 होता है। और अगर लेफ्ट में लेके जाऊं, है ना, लेफ्ट में अगर लेके जाऊं तो वहां पे क्या होता है, अगर 1 डिजिट तक लेके जा रहा हूं तो डिवाइडेड बाय 10, 2 डिजिट तक लेके जा रहा हूं तो डिवाइडेड बाय 100, और अगर 3 डिजिट तक लेके जा रहा हूं तो डिवाइडेड बाय 1000, है ना? 4 डिजिट तक अगर लेके जा रहा हूं तो डिवाइडेड बाय ऑब्वियस सी बात है 10,000। तो यहां पे जब इसको डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये आ जाएगा 0.046, है ना? पॉइंट इधर आ गया और ये लाल वाला पॉइंट यहां पे चला गया 4 के मिडिल पे, तो 4.6 आ गया, ठीक है? ये चीजें ध्यान रखना। तो क्या अब तुम्हें क्लैरिटी मिली कि कैसे हमें एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर पकड़ना है, कि एक्चुअली में वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ठीक है? तो उसका डिनोमिनेटर चेक करो और देखो 2 और 5 की फॉर्म में वो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? 2 और 5 की फॉर्म में। भैया अब रिकॉर्डिंग कैसे चेक करें, है ना, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिकॉर्डिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कैसे चेक करें भाई? इसको चेक करने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग कुछ नंबर यहाँ पे लिखो, ठीक है? तो एक तुम्हें पता होगा 1/3, तो ये करोगे ये आ जाएगा
0.33333 कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, लिखते जाओ यहाँ पे, जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा। एक और आता है 2/3 आता है, तो इसको तुम लिख सकते हो 0. ये भी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, चलता रहेगा। 1/7 आता है, ठीक है, 1/7 बड़ा मतलब खूबसूरत सा है रिपीटिंग इसका, 142857, ठीक है, फिर से 142857, ठीक है, फिर से 142857। विश्वास ना हो तो भाई डिवाइड करके देखना, ऐसा पैटर्न रिपीट होता रहेगा, 142857 142857 142857 ऐसे रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे एक ही डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है ऐसे करके, और इसमें भी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 333, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें इसको पहचानना है। ये रिकरिंग है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुकता ही नहीं है भाई, इसका रुकने का कोई मतलब लिमिट, इसका रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसको पहचाने कैसे, तो उसको तो पहचान रहे थे कि डिनोमिनेटर में चेक कर रहे थे कि 2 के टर्म में या 5 के टर्म में लिखा हुआ है कि नहीं है, वो चेक कर रहे थे। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो अगर 2 के टर्म में और 5 के टर्म में डिनोमिनेटर में लिखा नहीं है, ठीक है, अगर 2 के टर्म में और 5 के टर्म में 5 के टर्म में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नहीं है, डिनोमिनेटर, भाई सॉरी अगर स्पेलिंग में कुछ गलत हुआ, ठीक है, तो अगर 2 के टर्म में और 5 के टर्म में डिनोमिनेटर यहां पे तुम्हें नहीं मिल रहा, तो वो नंबर, वो रैशनल नंबर रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आता है कि भाई इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर एंड सबसे हॉटेस्ट नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर, सबसे कूल बोल लो, सबसे हॉट बोल लो, बड़ा जबरदस्त है इसका कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, ये ना तो एंड होता है ना तो रिपीट होता है, बड़ा विचित्र है भाई। टर्मिनेटिंग क्या था, टर्मिनेटिंग एक जगह पे जाके रुक जाता है, वो तो एंड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऐसा था, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग जो कि है रुक जाएगा, ठीक है, रुकता है। नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग क्या है, रुकता नहीं है, रुकता नहीं, बट रिपीट होता है, ठीक है, बट रिपीट होता है। और ये दोनों ही रैशनल नंबर है, ठीक है, ये दोनों रैशनल नंबर का पार्ट है, रैशनल। तो भैया इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर वो चीज है जो ना तो रिपीट होगा, ना तो ऐसा होगा कि 0.3333 ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही उसका कोई अंत होगा, मतलब कि एंडिंग भी नहीं होगा। भैया ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, अभी समझाते। अभी कुछ इरेशनल नंबर का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, √5 भी एक इरेशनल नंबर है, और पाई भी एक इरेशनल नंबर है, फिर ई, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। भैया ये √3 √5 का तो फिर भी समझ में आ रहा है कि नंबर है। पाई और ई को कैसे नंबर बोल दिया, पाई और ई एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, इसको पाई कहते और इसको कहते कि भाई ई ही कहते हैं। ये क्या होता है, ई का अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, पाई समझ लोगे तो ई अपने आप समझ में आ जाएगा इन फ्यूचर में, ठीक है, जब पढ़ेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे देखो जो √2 है, ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, तो ये कुछ होता है 1.414213, फिर तुम्हारा 5562, ठीक है, फिर ये चलता ही रहता है। तो क्या तुम्हें कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न है कि हाँ एक पैटर्न है कि चलो ये पैटर्न आ रहा है बार बार, ऐसा कुछ हो रहा है। वहां पे जैसे एक पिछले वाले में देखा था कि 6 डिजिट का भी एक पैटर्न आया था, ठीक है, 6 डिजिट का भी एक पैटर्न आया था तुम्हारे उसमें नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिकरिंग नंबर में। लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा पैटर्न तुम्हें मिल रहा है, नहीं, पैटर्न तो भैया कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा यार। एक बार 4 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है, काहे का, अरे काहे का पैटर्न भाई, पैटर्न ही नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। तो क्या तुम्हें यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहा है, नहीं भैया ये तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है, इसका कोई एंडिंग होने का मतलब नामो निशान नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। तो इस वजह से √2 एक इरेशनल नंबर है। क्या √2 को हम ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर हमें पता ही नहीं है और ना ही हम अंदाजा लगा सकते। भैया नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज कर रहे हो, थोड़ा रुको, 10-15 मिनट और रुको, आगे जाके एक अच्छा सा कंसेप्ट है वहां पे जाके समझाएंगे कि क्यों ऐसा है, क्यों ए बाई बी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख नहीं पा रहे। अरे अगर लिख देंगे तो ये तो रैशनल बन जाएगा, अगर लिख देंगे ये तो रैशनल बन जाएगा ना, तो ये इरेशनल काहे का हुआ, फिर तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये तो रैशनल बन जाएगा, तो प्रॉब्लम है वहां पे।
पाई का वैल्यू बचपन में हमें पढ़ाते थे, मैडम ने बोला था, टीचर ने बोला था कि 22/7, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ऐसा है कि 22/7 को तुम अगर कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे, है ना, कैलकुलेटर लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका ना कुछ पैटर्न भैया ऐसे आएगा, 3.14 आ जाएगा, और उसके बाद कुछ पैटर्न इस तरीके से आएगा कि 2857, ठीक है, फिर से 142857। भैया अब यहां पे हो गया गड़बड़, पाई एक्चुअली में है इर्रेशनल, पाई इर्रेशनल है, लेकिन जब 22/7 को हम पाई मान लेते थे अपने टाइम पे, अपने जमाने पे, तो वहां पे ना अगर डिवाइड करे तो ये रिपीटेटिव पैटर्न आ जाता था, ठीक है, ये रिपीटेटिव पैटर्न आ जा रहा है। तो ये रिपीटेटिव पैटर्न जब आ जा रहा है, तो हमने तो अभी अभी पढ़ा था कि अगर रिपीटेटिव पैटर्न आए और एंडिंग ना हो उसका, मतलब नेवर एंडिंग हो, तो उसको तो हम कहेंगे रिकरिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन भैया पाई तो है इर्रेशनल नंबर, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर पाई हो जाएगा तो उसको तो फिर रैशनल नंबर कहा जाएगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, है ना। लेकिन पाई तो है एक्चुअली में इर्रेशनल नंबर, तो एक्चुअली में आज समझ लो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता। हाँ, कई जगह पे इन फ्यूचर फिजिक्स में सब जगह पे यूज करेंगे 22/7 लेके कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, है ना, क्योंकि इसमें ऐसा होता है पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू है, पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो होता है 3.14 तो होता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं होता, उसके बाद कुछ ऐसा होता है 159265535 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा यहां पे इंटरनेट पे देख लेना, पाई की एक्चुअल जो वैल्यू है वो ये होती है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये ना तो तुम्हारा रिपीटिंग है, कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा, कि पैटर्न पकड़ में ही नहीं आ रहा कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और साथ ही साथ नेवर एंडिंग है, तो इसकी वजह से पाई हो जाता है तुम्हारा इर्रेशनल नंबर। अब बात को समझ में आया, ये होता है पाई का ओरिजिनल वैल्यू। अब भैया पाई का ओरिजिनल वैल्यू निकाला किसने, तो कोई नहीं निकल पाया भाई अभी तक, ठीक है, कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जो पाई का वैल्यू यहां पे निकाल पाए। काफी साइंटिस्ट आए, काफी एक्सपेरिमेंट करने वाले आए, सबने ट्राई की, लेकिन पाई का वैल्यू निकालने में लोगों की जिंदगी चली गई, लेकिन पाई का वैल्यू अभी तक नहीं निकला, ठीक है। तो तुम अगर निकाल दो तो नोबेल प्राइज मान के चलना। क्यों नहीं निकाल पाओगे, अरे भैया ये तो खत्म ही नहीं होगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आता ही जाएगा, और रिपीट भी नहीं होगा। रिपीट होता तो कुछ ना कुछ पैटर्न पकड़ के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते, रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, इस कारण ये इर्रेशनल के कैटेगरी में आ गया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू अभी ले लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने सीखा था कि जो 1 से स्टार्ट होता है, एंडिंग कहां पे होता है हमें नहीं पता, ठीक है, नहीं पता हमें, तो ये होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो नेचुरल नंबर तो होता ही है, लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, इसको कहते हैं होल नंबर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, जेड या आई, इंटीजर क्या होता है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, मतलब कि ऐसे होता है माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, और यहां पे मान लो -2 -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स इसमें आ गए, और साथ ही साथ, है ना, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स ही है, यहाँ पे -3 आएगा, -4 -5 -6 -7, फिर माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा भाई वो चीज, ठीक है। जीरो भी आ जाएगा इसमें, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, तो इसको कहते हैं कि भाई इंटीजर्स। फिर हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर ऐसा कोई फ्रैक्शन फॉर्म जो कि PYQ फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, और जहां पे Q0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे Q0 वहां पे नहीं होना चाहिए। अब रैशनल नंबर के भी हम कई सारे एग्जांपल्स हमने देखा था कि कौन कौन सा रैशनल नंबर है, कौन कौन सा नहीं है, जैसे अभी भी बता दे, -8/13 रैशनल नंबर है, 13/8 रैशनल नंबर है, ठीक है, फिर 0/8 भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 1 के नीचे अगर हम 1 लिख दे तो ये भी रैशनल नंबर बन जाएगा, है ना, लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। तो फिर यहाँ पे 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे अगर 1 लिख दे तो तब भी वही वाला सिनेरियो यहाँ पे हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हमने देखा था। उसके बाद हमने जो सीखा था कि रैशनल नंबर के अंदर तुम्हारा टर्मिनेटिंग नंबर भी आता है, जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, या तो 0.5 है ना, 0.25 है, या 0.75 है, जिसका एक एंडिंग पॉइंट है, कभी जाके खत्म होगा, जिसको मतलब टर्मिनेटिंग नंबर बोलते। और रिकरिंग नंबर भी आता है, मतलब कि जिसका एंडिंग नहीं है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.33 आता है, 333, है ना, जिसका कोई एंडिंग नहीं है भाई, जिसका कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन एक रिपीटेटिव पैटर्न है कि यहाँ पे 3 एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, पहले हमने पढ़ा था, है ना। और ये दोनों चीज रैशनल नंबर के अंदर ही आता है, ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रैशनल नंबर के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। और एक और क्या हमने सीखा था, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, Q' मान लो उसको। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है,
इरेशनल नंबर ऐसा होता है कि वो ना तो रिपीटिंग है और ना ही मतलब एंडिंग है उसका कुछ। नेवर एंडिंग प्लस नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने सीखा था पाई, ठीक है, पाई का वैल्यू, फिर वहां पे √2 √3 ये सब कुछ इरेशनल नंबर है। इसको अगर निकालोगे डेसिमल में तो जैसे वहां पे आ रहा था कि ये नेवर एंडिंग है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये कम से कम एक पैटर्न तो पकड़े भाई, उसको पकड़ने के लिए एक पैटर्न में तो आए तब जाके ना बोल पाएंगे। अरे भैया वो भी नहीं आ रहा, तो ना ही पैटर्न पकड़ पा रहे, ना ही वो चीज रिपीट हो रहा है, ना ही पैटर्न पकड़ पा रहे और ना ही वो चीज रुक रहा है, मतलब चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। और क्या है, तो ऐसे नंबर को हमने इरेशनल नंबर वहां पे बोला, ठीक है। और एक बार कंसेप्ट को पक्का कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग जो होता है ना, टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसका एक एंडिंग पॉइंट है, हमें पता है वो एंडिंग पॉइंट। तो टर्मिनेटिंग कैसे होगा, मान लो हम ट्रेवल कर रहे दिल्ली से मुंबई, एक सर्टेन डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे कि दिल्ली के इस वाले पॉइंट से उस मुंबई के उस वाले पॉइंट तक हमें जाना है, तो जा ही पाएंगे भाई। मुंबई के उस वाले पॉइंट तक जाके हम रुक जाएंगे तो हो गया टर्मिनेटिंग, है ना, खत्म बात। ये है एक रियल लाइफ एग्जांपल काइंड ऑफ। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि रिकरिंग क्या है, रिकरिंग भैया ऐसा है ना, रिकरिंग ऐसा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जहां पे क्या है, हम गोल गोल घूम रहे ऐसे करके, गोल गोल ऐसे करके घूम रहे, ठीक है, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। एक पॉइंट पे तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे तो रिपीट हो रहा है। यहां से चले थे, फिर भी इस पॉइंट पे आएंगे, फिर से घूमेंगे, फिर से इस पॉइंट पे आएंगे, रिपीट तो कर रहे, मीटअप तो हो रहा है, लेकिन भाई रुकने का नाम ही नहीं है, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। इसको कहते हैं रिकरिंग, ठीक है। और ये दोनों रैशनल के कैटेगरी में आता है, दोनों के दोनों ही रैशनल के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और इर्रेशनल क्या होता है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर वो क्या होता है, वो होता है ना भैया, ऐसा कोई रास्ता मान लो जो खत्म होने का नाम तक ही नहीं ले रहा, और क्या है, कोई पैटर्न भी सिमिलर उसमें नहीं मिल रहा। तो मान लो हम ए पॉइंट से बी तक गए, है ना, बी से सी तक, सी से डी तक, क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसे तो जेड तक जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। अरे नहीं खत्म होगा भाई, ऐसे मान लो कि ऐसे करके तुम जेड तक पहुंच भी गए, ठीक है, तो तुम बोलोगे भैया फिर तो जेड के बाद ए आ जाएगा दोबारा। अरे ए नहीं आएगा, ये तो अल्फाबेट्स इंसान ने बनाया ना, अल्फाबेट्स तो इंसान ने बनाया, इंसान के द्वारा बनाया गया चीजें है यहाँ पे। मैं कह दूं कि भाई जेड के बाद मैं दोबारा ए में रिटर्न नहीं आऊंगा, मैं कहूंगा कि जेड के बाद मैं इसको गिनूंगा कि जेड के बाद फाई आता है, ठीक है, मैं ऐसे गिन लूंगा। फिर कहूंगा इसके बाद आता है ओमेगा, ठीक है, फिर कहूंगा इसके बाद आता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, फिर कहूंगा इसके बाद आता है थीटा, मैं इस तरीके से गिनूंगा। फिर कहूंगा इसके बाद कोई हिंदी का अक्षर आ जाता है। तो ये बात है, मतलब कि जिसका कोई अंत भी नहीं है और पैटर्न भी नहीं मिल रहा, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब ध्यान दो, कॉन्सेप्ट अभी और चमकेगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर के अंदर हम वहां पे क्या कर रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इन दोनों को ही हम रैशनल नंबर मान रहे थे। क्यों मान रहे थे, क्योंकि इसको पीवाईक्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जनाब जरा आंखें यहाँ पे स्क्रीन पे रखे और यहाँ पे समझे, क्या ये नंबर, ठीक है, एक रिकरिंग नंबर है 0.33333, खत्म नहीं हो रहा। तुमने कहा हाँ बिल्कुल है, तो क्या इस नंबर को मैं x मान सकता हूं? तुमने कहा बिल्कुल मान सकते हो, मानने को वेरिएबल है। अलजेब्रा आगे जाके सीखेंगे, किसी को अगर नहीं पता होगा तो ऐसे भी लोग बैठे जो 9-10 तक कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाके सीख जाएंगे, आगे जाके मिल जाएगा। अभी थोड़ा मेहनत करो, एफर्ट मारो। क्या इसको हम x मान सकते, बिल्कुल मान सकते। तो क्या मेरे भाई, अगर मैं बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करूं, ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ठीक है। आगे जाके जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे इस तरीके से तुम्हें चलना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करा दो, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करा दो। मतलब ऐसा है यहाँ पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे तुम अगर कुछ छेड़ रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी तुम्हें उतना चीज छेड़ना पड़ेगा, ताकि ये इक्वेशन यहाँ पे डिफाइन रहे, इक्वालिटी यहाँ पे डिफाइन रहे। ये चीजें ध्यान देना भाई। तो अगर 10 में इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 10 इंटू एक्स मतलब 10x, तो 10 मुझे इधर पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 10 अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, पॉइंट इस तरफ आएगा, क्योंकि इस तरफ भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 3.333, ऐसा कुछ होगा, है ना, क्योंकि ये तो रुकेगा नहीं भाई, इसका तो रुकने का नामो निशान नहीं है। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूं, बोथ साइड x से माइनस कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बताओ। यहाँ पे x क्या है, x जो था यहाँ पे क्या था, x तो भैया ये वाला था ना, 0.3333 जो खत्म नहीं हो रहा, ये वाला था, इसको हमने x माना था, है कि नहीं।
तो क्या बोथ साइड से मैं x माइनस कर सकता हूं? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां पे लिखो ना 10x माइनस एक्स, ठीक है, यही है मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। अपना दिमाग दौड़ाओ। तो मैंने यहाँ पे इस साइड पे x की वैल्यू पुट नहीं की, इस वजह से पुट नहीं किया ताकि चीजों को आसान बनाने के लिए, है ना। अभी समझाते समझ में आएगा, देखो। और यहां पे 3.3333 माइनस एक्स, अब यहां पे मैं x नहीं लिखूंगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा, मतलब 0.3333 ऐसे करके पुट कर दूंगा, ठीक है। ये तो मतलब खत्म नहीं होगा ना इस तरीके से। इस साइड पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दिया माइनस एक्स करके, लेकिन इस साइड पे x की वैल्यू पुट नहीं किया ताकि मैथमेटिक्स जम जाए। तो ये जो है ना थॉट प्रोसेस, ये तुम्हारे दिमाग में खुलेगा जब तुम प्रैक्टिस और ज्यादा करोगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, चीजों को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ोगे, पूरा सिलेबस पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन करोगे, तो इस तरीके का मैनिपुलेशन तुम भी कर पाओगे। अभी यहां से सीख लो, आगे जाके वहां पे सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, इस साइड पे अगर करेंगे 3.333 से अगर ये तो खत्म नहीं हो रहा, इसको अगर माइनस कर दो, 0.333 को माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो पूरा कट जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है 0.00000, यही 3 से 3 माइनस कर दोगे तो 0 ही आएगा यहाँ पे, और अगर 3 से 0 माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो ये कितना बन जाएगा फाइनली, ये तो 3 बन जाएगा भैया। अरे वाह, ये तो चमक गया, है ना। यहाँ पे 10x माइनस एक्स हो गया 9x, और यहाँ पे हो गया 3। अब भैया इक्वेशन फिट बैठ गया, ठीक है। अब भैया इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। अलजेब्रा जब सिखाएंगे वहां पे ये चीज बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो x को एक तरफ रखने देते हैं, और यहाँ पे क्या था 3, और x को परेशान कौन कर रहा था 9, तो 9 x के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशनशिप में है, तो जब उस साइड में भेज दूंगा तो डिवीजन के रिलेशनशिप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 ऐसे करके आ गया। क्या मैंने PYQ फॉर्म में इसको लिख दिया? क्या मैंने एक रिकरिंग नंबर को PYQ फॉर्म में लिख दिया? तो इस वजह से ये रैशनल बन गया, ठीक है। अब समझ में आया चाचा? अब ये वाला जो काम है इरेशनल के केस में क्यों नहीं सूट करेगा, वो भी थोड़ा समझते दिमाग लगा के, है ना। अगर इरेशनल के केस में ये वाला मेथड सूट कर गया, ऐसे करके PYQ के फॉर्म में लिख दिया, तो वो चीज तो फिर रैशनल हो जाएगा, फिर इरेशनल नाम की चीज ही नहीं होगी, है ना। सूट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो देखो पाई है, ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है 3.14, फिर ये खत्म ही नहीं होता भाई, चलता ही रहता है, ना कुछ पैटर्न है, ना कुछ खत्म होने का नामो निशान है, चलता ही रहता है भाई। तो इसको हम उस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो इसका तो एंडिंग पॉइंट ही हमें पता नहीं है ना, एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता, एंडिंग पॉइंट उसका भी नहीं पता था, लेकिन कम से कम एक पैटर्न तो पता था ना। इसका डिनोमिनेटर अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई अंदाजा ही नहीं है कि क्या लिख सकते भाई। इसका डिनोमिनेटर लिख ही नहीं पाएंगे, क्यू के फॉर्म में, PYQ के फॉर्म में इसको लिख ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि इसका तो पैटर्न ही नहीं। अरे कम से कम अगर पैटर्न होता तो पिछले वाला मेथड लगा के कर देते। यहाँ पे अगर मान लो इसको x मान लेते, ठीक है, इसको अगर पाई के वैल्यू को x मान लेते, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करते ना कि बोथ साइड यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते, तो 10x इक्वल टू कितना होता, 31.4159 ऐसा करके होता, क्योंकि मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे चलना, ठीक है, इस साइड पे चलना। और फिर अगर हम इसको x से माइनस करने की कोशिश करते, x तो पाई की वैल्यू हमने लिया था 3.14 को, अगर इसको 3.14 से माइनस करने की भी कोशिश करते, ठीक है, 14, तो ये विचित्र काइंड ऑफ भाई कैलकुलेशन बन जाता, और मतलब हो ही नहीं पता, है ना। मतलब इसको तुम रैशनल के फॉर्म में, PYQ के फॉर्म में ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका कोई रिपीटेटिव पैटर्न है ही नहीं। तो इस वजह से इसको नहीं कर पा रहे। एकदम डेप्थ में एक एक चीज अच्छे तरीके से यहाँ पे तुम्हें समझ में आए, पूरा जोर लगा के मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। हाँ भैया, अब बताओ कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो चीज है उसको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इसको डिनोट करते हैं R से, और ये काइंड ऑफ होता है सबका डाउन तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेमी डाउन, ठीक है, सेमी डाउन मतलब ये सबसे ऊपर, लेकिन इसके ऊपर भी इसका एक डाउन बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी चर्चा हम इस वीडियो में या आने वाले लेक्चर में भी नहीं करेंगे, उसका अलग कहानी है। तो रियल नंबर में एक्चुअली में क्या है, रैशनल नंबर भी आ जाता है, ठीक है, और इररेशनल नंबर भी आ जाता है। मतलब कि लगभग इस दुनिया के सारे ही नंबर आ जाते हैं। अब रैशनल जब आता है तो मतलब, तो रैशनल नंबर जब आता है इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पॉजिटिव इंटीजर भी आ गया, नेगेटिव इंटीजर भी आ गया, फ्रैक्शन तो आएगा ही आएगा, होल नंबर भी आ गया। भैया जीरो कैसे आएगा, अरे क्यों नहीं आएगा, क्या सिखाया था वहां पे। जीरो को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0/1 लिख सकते, है ना, या 0/2 लो लिख दिया PYQ के फॉर्म में, है ना। 0/2 को भी करोगे तो ये 0 आएगा, 0/1 भी करोगे इसका आंसर 0 ही आएगा। तो क्यों नहीं लिख सकते, रैशनल नंबर के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब होल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया काइंड ऑफ, और नेचुरल नंबर तो आएगा ही आएगा। तो मतलब रियल नंबर में लगभग इस दुनिया का सारा नंबर आ जाता है,
सारे का सारा नंबर आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग कहानी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसका भी डॉन है, ये सेमी डॉन है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग कहानी है, उसकी चर्चा तुम्हारे मैथमेटिक्स वाले सर कराएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर करके क्लास 11 में एक चैप्टर होता है ना। जेई के टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ाते हैं, तो उसको आराम से पढ़ोगे, वो बात की कहानी है भाई। मतलब इसमें सब कुछ आ गया, देखो √5 आ गया, 5 आ गया, 25 आ गया, है ना। कुछ भी मान लो यार, 625/33 आ गया, 33/625 आ गया, है ना। -8 आ गया, -11/19 आ गया, -19/11 आ गया, सब कुछ इसमें सब कुछ आ गया भाई। रियल नंबर ऑलमोस्ट क्या है, सबका डॉन नहीं, सेमी डॉन, क्योंकि इसके ऊपर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रखें। फिर होता है भैया इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर क्या होता है भैया, जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, है ना, डिविजिबल बाय 2। तो 2 तो खुद ही आता है इवन में, क्यों आता है, क्योंकि 2 भी 2 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। 2/2 करके आओगे तो 1 आएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आंसर देगा, तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, चलता ही जाएगा ऐसे। 10 12 पैटर्न पकड़ में आ गया, 14 16 चलता ही जाएगा, है ना, कोई लिमिट नहीं है। दूसरा आता है भैया ऑड नंबर, मतलब कि इसका ऑपोजिट, तो ये होता है नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑब्वियसली बात है, नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब कि 1 आ गया। क्या 1 2 से डिविजिबल होता है भैया, होता तो है। 1/2 करोगे तो ये तो आएगा 0.5 आएगा, होता तो है। अरे ये तो डेसिमल में आ रहा है ना भाई, परफेक्ट नंबर पे थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इस तरीके से 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, फिर चलते ही जाओ, 15 होता है, चलते ही जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा आता है प्राइम नंबर, ध्यान देना भाई, इवन ऑड पहले समझ लो और प्राइम को बाद में समझो। बाद में मतलब अभी समझोगे क्या होता है। प्राइम नंबर के साथ ऑड नंबर का बहुत खिचड़ी पकाते हैं लोग, ठीक है। तो प्राइम नंबर को अच्छे तरीके से समझना। प्राइम नंबर वो होता है जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो, ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, ध्यान रखे भाई। एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट 2 ही फैक्टर हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, फैक्टर मतलब क्या होता है, बाद में जाकर सारा कुछ समझेंगे, अभी कॉमन सेंस से समझ जाओगे कि फैक्टर मतलब क्या होता है। जैसे 2 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1, और किसी तरीके से लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं 1 × 2। अरे तो सेम ही बात हुआ ना भाई, 2 ही तो फैक्टर है, एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 1 है ना, सेम ही तो बात है। 3 इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 3 × 1 या 1 × 3। 4 क्या ये एक प्राइम नंबर होगा, तो भैया इसको तो लिख सकते हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं, है ना। फिर 2 × 2 लिख सकते हैं, भैया इसका तो 3 फैक्टर आ गया, एक फैक्टर 4, दूसरा फैक्टर 1, तीसरा फैक्टर 2, तो भैया ये तो प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब प्राइम नंबर समझने का सीधा मतलब जिसको या तो 1 से डिवाइड किया जाए या उसी नंबर से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो ये होता है प्राइम नंबर। 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 को लिख सकते हो 1 × 5 प्राइम नंबर है। 7 एक प्राइम नंबर है, 1 × 7, ठीक है। क्या 9 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, 1 × 9 तो लिख सकते हो, लेकिन 3 × 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 फैक्टर आ गया, 1 2 3, तो प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या 11 एक प्राइम नंबर है, 100% है, 1 × 11, और इसको किसी भी तरीके से लिख नहीं सकते, तो इसी तरीके से प्राइम नंबर होता है। और फिर कॉम्पोजिट नंबर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो होता है कंपोजिट नंबर। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 9 एक कंपोजिट नंबर होगा, फिर क्योंकि 9 के फैक्टर 1 × 9 भी लिखा जा सकता है, 3 × 3 भी लिखा जा सकता है ना, तो 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 88 है, तो इसको तो काफी तरीके से लिखा जा सकता है ना, इसको लिखा जा सकता है 2 × 44, है ना, 88 × 1, फिर लिखा जा सकता है कि भाई 4 × 22, है ना, 11 × 8, भाई इसके तो बाप रे बाप बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर, 6 फैक्टर, 7 फैक्टर, 8 फैक्टर, तो 100% ये कॉम्पोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो गया तो वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, आई होप ये 13 या 12 कौन सा वाला सीक्वेंस होगा मुझे पता नहीं, चेक कर लेना। को प्राइम नंबर ना होता है भाई जिसका HCF 1 हो। भैया ये कौन सी चिड़िया है HCF, है ना, हमने कभी नहीं सुना, बचपन में नहीं पढ़ा, सारा पाप यहाँ पे धोने आए हैं। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अभी ध्यान दो, फैक्टर का मतलब अभी तुम्हें सिखाया, अभी तुमको फैक्टर का मतलब मैंने सिखाया कि फैक्टर एक्चुअल में कहते कैसे, डिटेल में नहीं सिखाया लेकिन हिंट दे दिया, तुम्हें समझ में आ गया फैक्टर का क्या मतलब होता है। और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नाम में ही छुपा हुआ है कि जो हाईएस्ट होगा और जो कॉमन भी होगा। अब जब कॉमन वर्ड यहाँ पे आ गया है तो तुम्हें हमेशा ऐसा दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं दिया जाएगा
कि भाई ऐसा कभी नहीं दिया जाएगा कि भाई 10 का HCF निकालो, ऐसा नहीं दिया जाएगा। कॉमन जब आ गया है तुम्हें ऐसा बोला जाएगा कि भाई 10 और 20 का HCF निकालो। तो इसका HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, है ना। तो इसको देखो, दोनों में जाएगा, है ना। 2 एक फैक्टर है इन दोनों का, 1 दोनों में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 5 भी दोनों में जाएगा, है ना। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 भी एक फैक्टर हो गया। और क्या जाएगा, 10 भी जाएगा, ठीक है। 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट और कॉमन दोनों में कॉमन। लेकिन क्या ये 1 हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो 10 और 20 एक को प्राइम नंबर हम नहीं कह सकते, इसको समझ में आ रहा है। तो भैया किसे बोलेंगे को प्राइम, देखो 8 और 15, 8 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है भैया। 2 से हम 8 को तो डिवाइड कर सकते, लेकिन भैया 15 को नहीं कर सकते। कर तो सकते, 7.5 आएगा। 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। लेकिन क्या ये एक परफेक्ट नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है। क्या एक परफेक्ट डिजिट है, बिल्कुल नहीं है। ये तो डेसिमल के फॉर्म में है ना। तो ऐसे करके 3 भी ट्राई करोगे तो 15 को डिवाइड कर पाओगे, लेकिन 8 को नहीं कर पाओगे। तो ऐसे करके 4 ट्राई करोगे, 8 को कर पाओगे, 15 को नहीं कर पाओगे। 5 को करोगे, 15 को कर पाओगे, 8 को डिवाइड नहीं कर पाओगे, फैक्टर नहीं बना पाओगे। अब तो क्या करें, एक ही रास्ता बचा भाई, 1 दोनों में जाएगा। 8 को भी डिवाइड कर लोगे, 15 को भी डिवाइड कर लोगे। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसका एक ही बना, एक ही कॉमन फैक्टर बना इसका, जो कि है 1। और यही सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है नहीं जिंदगी। तो यही बन गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी वजह से, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 बन गया, तो 8 और 15 को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। और एक और चीज, कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होता है, ठीक है। जैसे 5 और 6 हमेशा को प्राइम होगा, 7 और 8 हमेशा को प्राइम होगा, 8 और 9 हमेशा को प्राइम होगा। निकाल के देखो, ठीक है। 13 और 14 हमेशा को प्राइम होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा, देखो 1 ही होगा। 1 ही एक ऐसा लौता फैक्टर है जिससे 13 भी डिवाइड हो जाएगा, 14 भी परफेक्ट तरीके से डिवाइड हो जाएगा, है ना। बाकी का ट्राई करके देखो, 7 करोगे 14 तो हो जाएगा परफेक्ट तरीके से, लेकिन 13 नहीं हो पाएगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब ऐसे 5 6 7 8 8 9, जैसे तुम्हारा जेई का अटेम्प्ट वो भी कंसेक्यूटिव होता है ना। 2024, 2025 और 2026, ये क्या, ये तीनों को प्राइम नंबर है। तो 100% ये तीनों भी को प्राइम नंबर है। ये तुम्हारा जेई मेंस का अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। तुम्हारा नहीं, ये तो तुम्हारे भैया दीदी का हो गया। और इसमें क्या है, समझ लो कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको कहते हैं को प्राइम। फिर लास्ट में आता है कि नंबर लाइन, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, नंबर लाइन। ये क्या चीज है, अब नंबर लाइन क्या चीज है, ये जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, एंड जो जीरो होता है, इसको हम एक नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए तुम इसको ऐसा समझ लो। तो बेसिकली एक लाइन होता है जिसमें तुम पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, यहाँ पे लाइन के एकदम मिडिल पॉइंट पे, ठीक, लाइन के एकदम मिड पॉइंट पे यहाँ पे 0 लिखते, और इस साइड लिखते पॉजिटिव नंबर, ठीक है। राइट साइड पे लिखते पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ठीक है। और इसका खासियत क्या है, खासियत ये है कि ये जो 1 से लेके 2 के बीच का डिस्टेंस होगा, और जो 2 से लेके 3 के बीच का डिस्टेंस होगा, ये इक्वल होगा। ये है नंबर लाइन बनाने का असली खासियत, ठीक है। ये इक्वल, ऐसा नहीं कि 1 से 2 यहां पे लिखे फिर 3 यहां पे ही लिख दिया, ऐसा मतलब नहीं चलेगा। वो सिमेट्री नहीं बैठेगा अच्छे तरीके से। सिमेट्री मतलब सिमिलर लगना, ठीक है, एक तरीके का लगना। तो इसको कहते हैं सिमेट्री। समझ में आ रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। वैसे ही सिमिलर यहां पे -1 -2 -3, ठीक है। फिर -4 ऐसे करके चलेगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये प्लस इनफाइनाइट तक यहां पे जाएगा। तो ये होता है नंबर लाइन, जहां पे तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और 0 भी आ जाता है। मतलब कि नेचुरल नंबर भी आ जाता है, इस पे होल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। भैया कैसी बातें बोल रहे हो, क्या यहाँ पे पाई आता है, बिल्कुल आता है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 समथिंग समथिंग होता है ना, 3.14 समथिंग समथिंग। तो 3.14 एक्चुअली कहां लाई करेगा, कुछ इस रेंज पे लाई करेगा, 3 के नेक्स्ट टू यहाँ पे। तो बस ये भी नंबर लाइन पे आ गया। तो नंबर लाइन पे मतलब ऑलमोस्ट हर कोई नंबर आ जाता है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं, क्या भैया हर कोई नंबर कैसे आता है ना। क्या ये नंबर आता है 1/2, ये आता है, बिल्कुल आता है। ये कितना होता है, 0.5 ही तो होता है। डिवाइड जब करोगे तो 0.5 कहां आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना, इस पोजीशन पे आएगा। तो लगभग हर एक तरीके का नंबर यहां पे आ जाता है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कि नंबर लाइन पे हमेशा रियल नंबर लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि रियल नंबर
सबका डाउन होता है, इसका भी डाउन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उसकी अलग कहानी है। अभी के लिए समझ लो रियल नंबर सबका डाउन है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे रियल नंबर यहाँ पे रहता है। अब और भी चीजें तुम्हारा कुछ क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, किसी किसी को ये भी नहीं पता होगा, आई एम डैम श्योर। कंपैरिजन, ठीक है, स्पेलिंग अगर गलत है तो भाई उस पर मत जाना। अब कंपैरिजन का कुछ सिंबल होता है ना, नंबर को कंपेयर करने के लिए, नंबर को नहीं, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी एक्सप्रेशन, कोई भी चीज कंपेयर करने के लिए सिंबल होता है ना। वो सिंबल क्या है? ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये होता है। एक और होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसा भी होता है, ठीक। तो इसको कैसे यूज करते हैं उसको भी समझते हैं। तो अगर तुमको ऐसा बोले कि 8 और 5 को कंपेयर करो, ठीक है, तो तुम ऐसा ही ना लिखोगे कि 8 5 से बड़ा है, ऐसा ही ना लिखोगे भाई या इस तरीके से लिखोगे कि 5 8 से छोटा है। ध्यान देना भाई, कुछ लोग ऐसी गलती करते, 8 और 5 के बीच में, 8 और 5 के बीच में बोलेंगे कि 5 8 से छोटा है, तो इस तरीके से कर देते। लेकिन इस तरीके से जैसे लगाओगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि भाई 5 8 से बड़ा हो गया, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखे, ये थोड़ा सिंबल पहचानने में तुम्हें आना चाहिए, ये सिली मिस्टेक लोग करते। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं यहाँ पे कि तुम्हारा लेस देन 75 इन 12 बोर्ड्स आया, तो तुम्हारा क्या परसेंटेज आया भैया? 0% भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 67 भी आ सकता है, 72 भी आ सकता है, 73.8 भी आ सकता है ना, इस तरीके से। और नहीं तो अब होने को तो भाई नेगेटिव में भी आ सकता है, भैया हमारा परसेंटेज -75 आया, ठीक है, फाइन लग गया एक्स्ट्रा, मतलब इतना उटपटंग तरीके से एग्जाम दिए कि सीधे हमको माइनस में ही नंबर चढ़ा दिया। ये होता है लेस देन 75। मोर देन 75 क्या होता है ना? अगर मैं तुमसे कहूं कि मोर देन 75, तो मोर देन 75 एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से, ध्यान रखे भाई। तो इस मोर देन 75 में क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली बात है भैया, 76 आ जाएगा, 75.1 भी आ जाएगा, 75.00001 भी आ जाएगा, है ना। 72 तो बिल्कुल नहीं आएगा भैया, 78 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो ये होता है फंडा यहाँ पे, ठीक है। और इक्वल टू क्या होता है भैया? 75 मेरा भी आया और 75 एग्जैक्ट मेरे दोस्त का भी आया, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के लिए इक्वल टू का साइन यहाँ पे बना, मतलब कि LHS पे भी जितना, RHS पे भी एग्जैक्ट उतना, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। तो भैया ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसका क्या सीन है? इसका सीन ऐसा है, अगर मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा लेस देन 75 और मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा 75 से नीचे तो आया, लेकिन साथ में 75 भी आया, मतलब कि 75 को भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 74.99, फिर यहाँ पे 73, फिर यहाँ पे 71.67, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे चलते चलते एकदम नीचे, जितना नीचे जा सको जाओ। लेकिन अगर इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया, तो वो जो नंबर के उधर इक्वल टू लगाया मैंने, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केस में, आई होप तुम समझ में आ चुका होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केस में अगर 75 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया 75.00001 को तो लेंगे, 75.8 को भी लेंगे, 76 को भी लेंगे, 96 को भी लेंगे, लेकिन साथ में 75 को भी लेंगे। तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और लेस देन, इन सब का फंडा आई होप समझ में आ चुका होगा। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी नाम का टॉपिक है, उसको कवर करेंगे पूरा डिटेल में। मैं वैसे देखो वो वन शॉट ये सारी चीजें उस तरीके से नहीं, एकदम बेसिक से उठा के, ठीक है, खोद के एक एक चीज एकदम डिटेल में लेके जाएंगे और एकदम एंड तक खत्म करेंगे, ताकि बढ़िया तरीके से तुम्हारा एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। फिर और यहाँ पे समझा देते कि भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, ऑर्डर भी सीख लो। असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या होता है? ये एक यूकेजी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसको भी आना चाहिए भाई, ऑब्वियसली बात है, आगे जाके तुम्हें केमिस्ट्री में हेल्प होगा। मैंने तुमको एक ऐसा नंबर सीरीज दिया यहाँ पे, -8, 11/4, 4/11, माइनस इंफिनिटी और पाई और 19, और मैंने कहा इसको असेंडिंग में सजाओ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाओ। कैसे सजाओगे? तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बस और कुछ नहीं। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे सबसे स्मॉल सबसे छोटा क्या है? यहाँ पे सबसे छोटा है माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे सबसे छोटा है। उसके बाद
उसके बाद क्या है, उसके बाद -8 है, ठीक है, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है नंबर लाइन के मिड पॉइंट पे। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, नंबर लाइन के मिड पॉइंट पे 0 लाई करता है और उसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और उसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर से 0 ज्यादा बड़ा है और पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हुआ, फिर नेगेटिव इंटीजर ही सबसे छोटा हुआ, है ना। तो -∞ यहां पे सबसे छोटा है क्योंकि वो एकदम पीछे कहां पे चला गया, और फिर उसके बाद -8 आया, है ना, और फिर उसके बाद -8 यहां पे आया। फिर इसके बाद अब तो पॉजिटिव इंटीजर की बारी। अब यहां पे 4/11 अगर करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। यहां पे अगर 4/11 करो तो आएगा, 4 को अगर डिवाइड करो 0 पॉइंट, तो 333, हाँ, तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो इसका मतलब 4/11 यहां पे बैठ जाएगा, ठीक है। -8 से थोड़ा लार्ज 4/11 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब 4/11 के बाद क्या आएगा भाई, इस बार आ जाएगा 11/4, क्योंकि 11/4 को जब निकालोगे यहां पे, ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू बन के आएगा 4 2 8, फिर तुम्हें यहां पे 3 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, है ना। फिर उसके बाद पाई आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 19 आ जाएगा। पाई क्यों आया भाई इसके बाद, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो ये आ रहा था 2 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है 3.14, तो पाई ऑब्वियसली इससे बड़ा हुआ, है ना, तो इस रेंज में आ जाएगा। और यही इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो 19, फिर आएगा भाई पाई, फिर आएगा 11/4, फिर आएगा 4/11, फिर आएगा -8, फिर आएगा -∞। यहां पे मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें इस बात को समझना है यहां पे, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर, ठीक। अब कंसेप्ट को जैसे ही हम याद करते, तो नेचुरल नंबर क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, कोई लिमिट नहीं उसका। होल नंबर क्या होता था, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर पूरा आ जाता था, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 वो तो आता ही था, साथ में 0 और आता था। मतलब होल नंबर के अंदर क्या, होल नंबर के इस इलाके के अंदर नेचुरल नंबर बंद है, तो बिल्कुल है। ऐसे ही इंटीजर्स, है ना, आई या जेड, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर तो आता ही था क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर है। एक नंबर लाइन में मिड पॉइंट पे 0, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर और मिड पॉइंट पे 0, तो पॉजिटिव इंटीजर अगर आ रहा है तो मतलब नेचुरल नंबर ऑटोमेटिक कवर हो रहा है। और 0 भी वहां पे मिड पॉइंट पे अवेलेबल है एक नंबर लाइन के, तो क्या होल नंबर भी कवर हो रहा है, 100% हो रहा है, ठीक है। विजुअलाइज करो, दिमाग में डिवाइस हो जाएगा सारा चीजें। फिर इसके बाद रैशनल नंबर की एंट्री हुई। रैशनल नंबर में इंटीजर भी आ जाता है, रैशनल नंबर में ऑब्वियसली बात है नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है ना। होल नंबर में 0 भी आ जाता है क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4, 0/1, है ना, ऐसा करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0/0 नहीं लिखा जाता। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 उसको तो रैशनल नंबर में 100% लिख सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि तुम अगर नंबर बोलोगे 36 तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 36/1, ठीक है, लिख दिया PYQ वाले फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, है ना। इंटीजर्स भी क्या रैशनल नंबर में इंक्लूड है, बिल्कुल है। अगर नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, अगर नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, मतलब कि नंबर लाइन का, ठीक है, मिड पॉइंट पे 0, पॉजिटिव वाला साइड कवर हो गया, ठीक है, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर कवर हो गया, होल नंबर कवर हो गया, तो अब नेगेटिव वाला साइड इंटीजर में आता है ना, -1 2, तो ये भी तो रैशनल नंबर में कवर हो जाएगा, क्योंकि देखो -1 2 ऐसे करके जाओगे, 3 4 -7 -8 -9 तक जाओगे, तो -9 को मैं लिख दूंगा -9/1, तो ये भी हो गया तुम्हारा रैशनल नंबर PYQ वाले फॉर्म में, ठीक है। ये P रहा और ये Q रहा, जैसा कि पहले सिखा था, है ना। तो इसका मतलब रैशनल नंबर में इंटीजर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, लगभग ऑलमोस्ट सब आ गया। और इसके बियॉन्ड यहाँ पे रियल नंबर भी आ गया, ठीक है। रियल नंबर में क्या आ गया कि रैशनल नंबर, इंटीजर और क्या कहते हैं उसको, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑलमोस्ट सभी के सभी यहाँ पे इकट्ठा हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर में तो सब आता है ना। रियल नंबर मतलब क्या सीखा था, रियल नंबर मतलब सीखा यही था ना कि भाई रैशनल भी होगा और इर्रेशनल भी होगा। लेकिन ध्यान देना, जो इर्रेशनल है वो रैशनल के बाउंड्री के बाहर रहेगा भाई, ठीक है, बाहर रहेगा, लेकिन रियल नंबर के साथ रहेगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना, रियल नंबर के साथ रहेगा लेकिन रैशनल नंबर के बाउंड्री के बाहर रहेगा, ये जो बात है। एंड इसके बाद जैसा कि मैंने बोला था, रियल नंबर डॉन होता है भाई, सेमी डॉन, है ना, क्योंकि इसके अंदर लगभग सब कुछ आता है। एक नंबर लाइन पे तुम कुछ भी इमेजिन करो, सब कुछ आ जाएगा, है ना। पाई इमेजिन कर लो, पाई का भी सिखाया था मैंने, है ना, 3.14 कुछ यहाँ पे आएगा, पाई भी आ जाएगा, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। तो एट द एंड थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। बाय सभी को।